सुधीर का दोस्त उन बदनाम गलियों में जाने की जिद करते करते सो जाता है। जब सुबह वो खड़ा होता है तो देखता है कि सुधीर सोया हुआ है। वो सुधीर से कहता है, चल भाई उठ, काम पर जाना है, कितना सोएगा? सुधीर कहता है, हाँ भाई उठता हूं मैं, तू फ्रेश होकर आ, तब तक मैं उठ जाऊंगा। रोहन फ्रेश होने चला जाता है। सुधीर भी इधर उधर करवटें मारते मारते उठ जाता है। दोनों दोस्त तैयार होकर निकलते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए। सुधीर रोहन को कहता है कि क्यों भाई, कल रात को ज्यादा हो गया था क्या? रोहन कहता है, पगला है क्या, बियर किसको चढ़ती है? सुधीर कहता है, तो जब चढ़ी नहीं थी तो वहां जाने की बात क्यों कर रहा था? रोहन कहता है, वहां जाना कहाँ गलत बात है यार, अगर आदमी दिन भर की थकान मिटाने वहां चला जाता है, और हम भी तो कितने परेशान रहते हैं यार, तू ही तो सोचना। सुधीर कहता है, बोल तो सही रहा है, लेकिन अभी हमें ऑफिस निकलना है, तो मन को शांत रख अपने। रोहन कहता है, ठीक है, और दोनों अपने ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं। दोनों ऑफिस जाते हैं और अपने आज के दिन का काम जानते हैं। दोनों उस काम के हिसाब से फील्ड पर चले जाते हैं। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है और अब सुधीर को भी वहां काम करते करते 6 महीने से ऊपर हो गया था और रोहन को भी काफी वक्त हो गया था काम करते करते। रोहन सुधीर के कमरे पर आता और उस खिड़की को खोल के बाहर का नजारा देखता रहता। और एक दिन जब रोहन सुधीर के कमरे पर आता है तो वो कई देर तक उस खिड़की पर खड़ा रहता है। बाद में सुधीर को कहता है कि मैं तो जा रहा हूं, तुझे चलना हो तो चल सकता है। सुधीर कहता है, नहीं भाई, और मेरी बात मान, तू भी मत जा। रोहन कहता है, शरीर की शांति और मन की शांति से कड़ा इस जीवन में कुछ नहीं है। मन शांत करना है, तब जाकर हमारा तन मन सब कुछ शांत होगा। सुधीर कहता है, ठीक है भाई, तुझे जाना है तो तू जा, मैं तो यहीं ठीक हूं। उसका दोस्त वहां चला जाता है और सुधीर अपना फोन उठाकर अपने गांव वाले दोस्त को फोन लगाता है। उसका दोस्त उठाता है और कहता है, बड़े बड़े लोग आजकल तो याद ही नहीं करते हमको। सुधीर कहता है, अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, याद तो रोज ही करता हूं तुझे, बस फोन लगाने का वक्त नहीं मिलता। सुधीर का दोस्त कहता है कि अब हमारे लिए कहां से टाइम होगा तुम्हारे पास। थोड़ी देर दोनों की मजाक मस्ती चलती रहती है। सुधीर उससे पूछता है कि घर पे सब बढ़िया है ना? दोस्त कहता है, हाँ सब बढ़िया है। सुधीर उससे पूछता है कि तू मेरे घर की तरफ भी देख आया कर, माँ पापा अकेले हैं यार, अभी तो ध्यान रखा कर तू। सुधीर का दोस्त कहता है, हाँ ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। थोड़ी देर बाद सुधीर कहता है कि भाई तूने सुल्तानगढ़ में बदनाम गलियों के बारे में सुना है क्या? सुधीर का दोस्त कहता है, ए बाबा मन भटक रहा है, अब भाई को परम सुख चाहिए क्या? अब सुल्तानगढ़ में रह रहे हो तो दिखती सी बात है, बदनामी से तो बच नहीं सकते। अब कोई दिन के उजाले में वहां जाता है तो कोई रात के अंधेरे का सहारा लेता है। सुधीर कहता है, अबे पहले पूरी बात तो सुन ले मेरी। उसका दोस्त कहता है, हाँ हाँ बोल बोल फटाफट। सुधीर उसे बताता है कि देख, कहानी ऐसी है कि मेरा जो कमरा है ना वो उस एरिया के पास ही है, खिड़की खोलो तो वही दिखता है। सुधीर का दोस्त उसे कहता है, अगर ऐसा है तो तू अपना कमरा बदल ले, और सुन वहां जाना चाहता है तो चला जा, किसी को पता नहीं चलेगा, और वहां जाके मजे लेगा तो अलग ही मजे आएंगे। मैं अगर वहां होता तो रोज ही जाता, या फिर अपने कमरे पर ही बुला लेता। तो पता नहीं किसके बारे में इतना सोच रहा है, जाया कर, थकान दूर हो जाएगी। तू पता नहीं किसके बारे में सोच रहा है, अरे जाया कर, थकान दूर हो जाएगी। सुधीर कहता है, तेरे ही जैसा यहाँ एक और दोस्त मिल गया है मुझे, जो कि अभी उधर ही गया हुआ है। सुधीर का दोस्त उससे कहता है, अरे तू भी चला जाता, तू इतना क्या सोच रहा है? दोनों की बातें कई देर तक चलती रहती। उसके बाद दोनों फोन रख देते हैं। सुधीर खाना बनाने लगता है। उधर सुधीर की माँ उसकी शादी की चर्चा करती है। उसके पापा भी इस बात पर सोचने लगते हैं, लेकिन वो दोनों कोई ना कोई बहाना सोच रहे हैं जिससे कि वो सुधीर को बता सके शादी का और उसे मना सके। सुधीर के पापा सोचते हैं कि अभी जब सुधीर घर आएगा तो उससे इस विषय पर बात करेंगे, क्योंकि बैठकर बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। और इधर सुधीर टाइम देखता है कि रोहन अब तक आया नहीं है, क्या दिक्कत आ रही है, इतना मजा आ रहा है उसको। कई सारी इस तरह की बातें सोचने के बाद जब रोहन आता है तो सुधीर उस पे सवालों के ढेर लगा देता है। उससे पूछता है कि इतनी देर क्यों लग गई तुझे? वो सुधीर को कहता है कि भाई वहां लाइन लगाना पड़ता है, इतनी भीड़ होती है, कई देर खड़े रहने के बाद मेरा नंबर आया। सुधीर कहता है, बताओ अब यहां भी नंबर लगाना पड़ रहा है? क्या हालत हो गई है देश की, हमारे लोग मानने को तैयार नहीं है, आखिर क्या मिल जाता है उन्हें ये सब करके। रोहन उधर से कहता है, मजा भाई, मजा आ गया मुझे तो। वो पूरी कहानी सुधीर को सुनाता है। सुधीर का भी मन मचलने लगता है। इधर उधर से रोहन उसे कहता है कि भाई अगली बार से दोनों साथ में चलेंगे। सुधीर कहता है, नहीं नहीं,
बस तू ही जाना, चल हाथ पांव धो के आजा, खाना खा लेते हैं। तब रोहन कहता है हाँ यार, और वो हाथ पैर धोकर खाना खाने लग जाता है और अपने कोठे पर किसी को सुनता है बताते हुए कि भाई इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां थी वहां पर कि पूछो मत, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। वहां सब हुस्न की परियां थी, उनका बदन ऐसा था कि नजरें फिसल जाए अपनी। सुधीर भी उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अंदर तो मन उसका भी था, लेकिन अब क्या करे, वो बोलना नहीं चाहता था। रातों में भी उसे वो लड़की ही नजर आती थी जिसे उसने पहले दिन पर वहां पर देखा था। सुधीर के कमरे पर खाना खाने और थोड़ी देर बैठने के बाद और थोड़ी देर बैठकर बातें करने के बाद रोहन वहां से चला जाता है। लेकिन सुधीर को वो वहां की सारी कहानी बता गया था। ऊपर से वो बड़ा खुश भी लग रहा था। सुधीर सोचता है कि इतनी खुशी मिलती है क्या सच में वहां पर, और वो फिर उस खिड़की की तरफ जाता है। वहां खड़ा होकर देखता है कि उस दिन वाली लड़की उसे नहीं दिख रही है। पिछले कई दिनों से अब सुधीर उसी लड़की को ढूंढ रहा है। अब क्यों ढूंढ रहा है ये तो वही जानता है। क्या वो लड़की सुधीर को पसंद है? सवाल तो हमारे पास कई सारे हैं, लेकिन फिलहाल हमें सुधीर की मन की दिशा समझ आ रही है। वो बता तो किसी को नहीं रहा है, लेकिन उसके हाव भाव देख के लग रहा है कि वो जाना तो चाहता है वहां पर। सुधीर कई देर तक उस लड़की का रास्ता देखता है, लेकिन उसे वो लड़की नहीं दिखाई देती। वो फिर वापस आकर फोन चलाने लग जाता है और इधर उधर की बातें सोचने लगता है कि यार रोहन कितना खुश था वहां से आने के बाद, तो मुझे भी जाना चाहिए। और दोस्तों ऐसा है कि जब तुम्हारा मन काबू में नहीं रहता तो आप परेशान ही रहते हैं। सुधीर की आंखें भी उस खिड़की पर और उसका मन उस खिड़की के बाहर ही जाता, मानो तन से तो नहीं जा रहा था, लेकिन मन तो उन लड़कियों के पास ही था उसका। बस उसे डर था कि लोग क्या कहेंगे वहां अगर जाऊंगा और किसी ने देख लिया तो। सुधीर समाज और लोगों की बातों को सोचता। थोड़ी देर बैठे रहने के बाद सुधीर को जब इधर उधर के ख्याल आ रहे होते थे, तब अचानक उसके घर से फोन आ जाता है। सुधीर फोन उठाता है और अपनी माँ से बात करता है। उसकी माँ उसका हालचाल जानती है और उससे पूछती है कि खाना खा लिया ना बेटा। उसके पापा उसे काम के बारे में पूछते हैं कि कैसा चल रहा है काम। सुधीर कहता है कि बढ़िया चल रहा है पापा। अभी तो और थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद वो फोन रख देता है। दोस्तों क्या होगा हमारी आगे की कहानी का, और क्या होगा सुधीर का? क्या वो वहां जाएगा? सवाल कई सारे हैं, लेकिन जवाब आपको मिलेगा अगले एपिसोड। तो सुनते रहिए सुल्तानगढ़। कई दिनों से सुधीर सुल्तानगढ़ में है और उसे अपने घर की याद भी सता रही है। और सच में दोस्तों ऐसा है ना कि जब अपने गांव, अपने घर, अपने लोगों को छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी यादें बस जाती हैं। आप लोग जानते हो कि जब कोई इंसान या कोई लड़का अपने घर से दूर रहता है तो कैसे रहता है। हम सिर्फ सुधीर की बात नहीं कर रहे, हमारी ये बात उन सभी के लिए है जो अपना घर, अपने लोगों से दूर हैं। और ये दूर रहने वाली जिंदगी कभी आम नहीं होती है। ये दूरियां लड़कों को जिम्मेदारी सिखाती है। आप लोगों का प्रश्न होगा कि मैं सिर्फ लड़कों के ही हित में बात क्यों कर रहा हूं? दूर तो कहीं ना कहीं लड़कियां भी रहती हैं अपने घर से, और उनका बाहर रहना तो समाज को पसंद भी नहीं है। तो फिर ये भेदभाव क्यों? तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि हम भेदभाव नहीं करते। हम मानते हैं कि लड़कियां अपने जीवन में बहुत मेहनत करती हैं और वो भी अपने जीवन में कुछ करना चाहती हैं। हम सम्मान करते हैं उनका। लेकिन आप सोचो, अगर कोई लड़की मेहनत कर रही है और उसकी इस मेहनत का रिजल्ट नहीं भी मिलता, मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई लड़की अपनी जिंदगी में सफल नहीं भी होती तो उसके ऊपर एक दूसरा ऑप्शन रहता है। जैसे कि अगर वो नहीं भी नौकरी करती तो उसे उम्मीद है कि मैं जिससे शादी करूंगी वो कमा लेगा। लेकिन लड़के ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि कोई भी पिता अपनी बेटी किसी बेरोजगार को नहीं देगा। ये सच्चाई है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। वैसे दोस्तों आप कहोगे हम बात घर की कर रहे थे और ये कहां से आ गया, तो अब हम फिर से हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं। दोस्तों जब कोई लड़का अपने घर से दूर रहता है तो उसे कई सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। उनका आधा जीवन दुख, दर्द, पीड़ा में ही कटता है। जैसे कोई पूछे कैसे हो, तो कहते हैं ठीक है, पर हकीकत में ऐसा नहीं होता है। वो कई सारी समस्याओं से घिरे रहते हैं, हर दिन चिंता में रहते हैं। खाना खाया तो खाया, वरना ऐसे ही रहते हैं। और फिर भी सबके सामने हंसी खुशी जीवन जीते हैं। और इस हालत में जिनके बाद जब कभी एक दिन सारे कामकाज से फुर्सत होकर घर जाने की बारी आती है तो एक अलग ही खुशी मिलती है। सुधीर जब अपने कमरे में परेशान हो रहा था और दूसरे दिन जब वो ऑफिस जाता है और रोहन उससे कहता है भाई आज मैं फिर जाऊंगा, सुधीर कहता है साले हवसी, कितना शौक चढ़ा है तुझे? रोहन कहता है कि शौक नहीं बेटा, सुख है वो। सुधीर और वो दोनों शाम तक काम खत्म करते हैं और जब शाम को वो दोनों सुधीर के कमरे पर जाते हैं, सुधीर बाइक चलाता है तो उसे रास्ते में वो लड़की दिखाई देती है जिसे वो खिड़की से ढूंढता है। वो लड़की सुधीर के कमरे से आगे जाती है और पीछे को गली से उन बदनाम गली में जाती हुई दिखती है। सुधीर उसे देखता है
और रोहन भी उसे देखता है। रोहन सुधीर को कहता है कि भाई क्या बात है। सुधीर कहता है कि मैं इस लड़की को कई बार देखने के लिए खिड़की पे जाता हूं, पर ये दिखती ही नहीं है। रोहन कहता है तो चल फिर आज मेरे साथ। ये भी तो वहीं गई है। सुधीर सोच में पड़ जाता है और थोड़ी देर चुप हो जाता है, और फिर सुधीर कहता है कि चल आज, वैसे भी यहां अपने को कोई नहीं जानता। और सुधीर भी चला जाता है रोहन के साथ। रोहन कहता है कि आज तो दोनों के मजे आएंगे। और वो दोनों जहां कई सारी वेश्याएं रहती हैं, जिसे लोग बदनाम गली कहते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। रोहन सुधीर को इधर उधर की लड़कियां दिखाता है, लेकिन सुधीर बस उसी लड़की को देखता है जिसे वो यहां देखने आया है। थोड़ा आगे चलने के बाद उसे वो लड़की दिखाई देती है। सुधीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। रोहन उसकी नजरों को देखता है कि ये कहां देख रहा है इतना खुश होकर, और वो देखता है कि वहां एक लड़की खड़ी है। सुधीर कहता है रोहन। इतने में रोहन इधर से बोलता है कि हाँ भाई समझ गया मैं, वो लड़की तुझे मिल गई ना। सुधीर कहता है चल वहीं चलते हैं। रोहन कहता है चलो, अपने को तो वहां भी मिल जाएगी कोई ना कोई। दोनों इस लड़की की तरफ जाते हैं। सुधीर उस लड़की की तरफ जाता है और रोहन तो रंगीला आदमी रहता है, उसे तो कोई भी लड़की चल जाएगी। लेकिन सुधीर को इतने दिनों से जिसने परेशान किया था, वो उसी लड़की की तलाश में आया था और उसकी तलाश पूरी हो गई। वो जैसे इस लड़की के पास जाता है और उससे बात करता है, वो लड़की कहती है चलो ना साहब, खुश कर दूंगी। सुधीर कहता है खुश तो हम हो ही गए हैं देख के, और उस लड़की के साथ अंदर चला जाता है। दोनों एक कमरे में जाके बैठ जाते हैं। सुधीर उससे पूछता है कि नाम क्या है तुम्हारा। लड़की कहती है गौरी। सुधीर कहता है अच्छा नाम। सुधीर पूछता है क्या करती हो तुम गौरी। गौरी कहती है कि प्रधानमंत्री हूं, देश चलाती हूं। सुधीर हंसने लगता है। इतने में गौरी कहती है कि दिखता नहीं आपको, कोठे पर काम करती हूं। जैसे आप आए हो वैसे कई लोग आते हैं, जितनी हवस की प्यास मिटती हो। सुधीर पूछता है कि घर कहाँ है तुम्हारा, पढ़ाई लिखाई करी हो या नहीं। गौरी कहती है क्या मजाक कर रहे हो साहब, जो काम करने आए हो करो ना और जाओ ना यहाँ से, क्या इंटरव्यू ले रहे हो मेरा। सुधीर कहता है ऐसी बात नहीं है। इतने में गौरी सुधीर के पास आकर बैठ जाती है। सुधीर कहता है अगर पढ़ाई लिखाई करती तो यहाँ नहीं आती। गौरी कहती है कि अगर पढ़ाई लिखाई करती तो यहाँ नहीं आती मैं। सुधीर पूछता है कि कैसे आई तुम यहाँ पर। गौरी कहती है लंबी कहानी है और पूरी रात गुजर जाएगी। सुधीर कहता है कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गौरी कहती है मुझे दिक्कत है, अगर तुझे कहानियां सुनने का शौक है तो बाहर जाके किसी और से सुन ले, मेरा टाइम खोटी मत करो। और सुधीर कहता है कि मैं देता हूं तुम्हारी रात भर की कीमत, सुनाओ क्या हुआ था। गौरी कहती है कि पर मुझे नहीं सुनाना। सुधीर उसे पैसे देके उसके कमरे से बाहर चला जाता है। गौरी सोचती है ऐसा क्या हुआ इसको, और वो समझ जाती है कि ये उन लोगों में से नहीं है। गौरी भागते हुए बाहर जाती है और उसे आवाज लगाती है। सुधीर पीछे घूमकर देखता है और उसे बाय बाय करके वहां से चला जाता है। गौरी उसे देखकर हंसने लगती है। सुधीर अपने दोस्त रोहन को मैसेज कर देता है कि तुम कमरे पर ही आ जाना, मैं जा रहा हूं। वो अपने कमरे पर पहुंच जाता है। यह सिलसिला सुधीर का 2 दिन चलता है। लेकिन जब तीसरी बार सुधीर गौरी के कोठे पर जाता है तो गौरी कहती है कि उस दिन तो बड़े गुस्से में गए थे। सुधीर कहता है नहीं, बस जबरदस्ती मेरी आदत नहीं है। गौरी कहती है और हराम का लेने की हमारी आदत नहीं है। वो सुधीर को धक्का दे देती है और बेड पे गिरा देती है। सुधीर के होंठों को चूमती है और फिर दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाता है। थोड़ी देर बाद गौरी कहती है ये तुम्हारी उस दिन की कीमत का हिसाब है। सुधीर कहता है अच्छा ऐसा क्या, जितनी खूबसूरत तुम हो ना, उससे ज्यादा खूबसूरत ये हिसाब था। दोनों बातें करते हैं। अगले दिन सुधीर अपने गांव आने के लिए तैयार हो जाता है। वो रोहन को पूछता है कि भाई तू कब जा रहा है घर। रोहन कहता है कि भाई मैं भी आज शाम तक निकल जाऊंगा। रोहन कहता है वापस कब तक आएगा। तो सुधीर कहता है आ जाऊंगा 10-12 दिन में। रोहन कहता है ठीक है भाई, और दोनों अपने अपने गांव जाने की तैयारी में लग जाते हैं। सुधीर के कमरे में वो सारे कपड़े भरता है और उसके बाद वो दूसरे काम करता है। और जो खिड़की हमेशा बंद रहती थी अब वो खुली रहने लगी है, और गौरी से बातें भी फोन पर होने लगी है। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। इधर सुधीर अपना बैग लेकर बस स्टॉप पर जाता है और अपने गांव की बस में बैठ जाता है। रोहन भी अपने कमरे पर जाता है और अपना सामान पैक करके अपने कमरे की सभी जगह पर अच्छे से देख करके वो भी अपने गांव के लिए बस ढूंढता है, और थोड़ी देर बाद उसे भी बस मिल जाती है। वो भी अपने गांव निकल जाता है। रोहन बस में बैठे बैठे बड़ा ही खुश होता है। इधर सुधीर भी मन ही मन सोचता है आज कितने दिनों बाद, कितने महीनों बाद वो अपने घर जा रहा है सबसे मिलने। दोस्तों हमारी कहानी अब शुरू हुई है। अब तक तो बस हम किरदार के बारे में सुन रहे थे। अब कहानी में आगे क्या होता है
वो जानने के लिए सुनते रहिए सुल्तानगढ़। कोई इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, वो हमेशा अपने गांव, अपने लोगों के बीच छोटा ही रहता है। और रहे भी क्यों ना, जिनके सामने वो बड़ा हुआ है, जिनके सामने उसने चलना सीखा है। भारत में कई सारे गांव हैं जो कि आज भी निम्न श्रेणी में आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि भारत का हर गांव ही उस श्रेणी में आए। हमारे देश की संस्कृति को गांव ने संभाला है। लोगों को लगता है कि गांव में रहने वाले लोग अक्सर अनपढ़ या कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिंदगी में किताबी ज्ञान से ज्यादा मायने रखने वाला ज्ञान है आत्मीय ज्ञान, जिसे कि हम खुद से और हमारे आसपास के लोगों से सीखते हैं, जिसे इंसानियत कहते हैं। एक छोटी सी कहानी है शहर और गांव की। जब एक लड़का अपने गांव में रहता है, वो उस गांव को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो वहां के लोगों से, वहां के वातावरण से दूर जाना चाहता था, लेकिन कुछ कारणवश जा नहीं पाता। वो अपने मन में सोचता कि यहाँ क्या है, गांव में लोग कैसे हैं, ना रहने का ढंग है ना खाने का। जबकि वो ये बात भूल चुका था कि वो खुद भी इस गांव का ही हिस्सा है, वो भी इस गांव से ही जाना जाता है। कुछ दिनों में उसके दादाजी की तबीयत बिगड़ी, और ये बात जब गांव में पता चली तो सब लोग उनकी सलामती की दुआ मानने लगे और प्रार्थना करने लगे कि वो ठीक हो जाए। और गांव के लोगों से जो बन सकेगा, सबने अपने अपने हिस्से का प्रयास किया और उस लड़के के दादा की जान बचाई। लेकिन वो लड़का फिर भी नहीं समझा और कहता कि अब मुझे नहीं रहना यहाँ पर, अब मुझे बाहर जाके किसी शहर में रहना है और मुझे अपना नाम बनाना है। उसके दादाजी उसे शहर भेज देते हैं जहां उसके पापा काम करते हैं। कुछ दिन तो उसे बड़ा मजा आता है, वो खुश था कि चलो अब मुझे उस गांव में भी नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन दिन बीते और उसके पिताजी की तबीयत बिगड़ गई। वो लड़का लोगों के आगे हाथ पांव जोड़ता और मदद की गुहार लगाता, लेकिन उसे वहां कोई मदद नहीं मिलती, ना कोई देखने आता। दूसरे तो छोड़ो, उसके खुद के पड़ोसी भी नहीं आते उसके पापा की जान बचाने के लिए। लड़का रोता और अपने दादा को कहता कि दादा, अगर हम आज गांव में होते तो मेरे पिताजी बच जाते, यहाँ कोई खड़ा नहीं हुआ उनकी मदद के लिए। उसके दादा उस बच्चे को समझाते हैं कि बेटा, यही फर्क है गांव और शहर में। तुम शहर में रहकर पैसा कमा सकते हो, नाम कमा सकते हो, लेकिन इंसानियत तुम गांव में ही कमा सकते हो। वहां लोगों में अपनों की भावना रहती है, लोग एक दूसरे को समझते हैं, और सबसे बड़ी बात, गांव में तुम्हें नंबर से नहीं, अपने पिता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस कहानी में हम शहर को छोटा नहीं बता रहे हैं, लेकिन गांव को छोटा समझना हमारी गलती है। गांव में हमें बड़े बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद मिलता है, उनके अनुभव देखने को मिलते हैं, हम हमारी संस्कृति से जुड़े रहते हैं, और भी कई सारे ऐसे काम हैं जो हमें सकारात्मकता प्रदान करते हैं। सुधीर भी जब अपने घर, अपने गांव जाने के लिए बस में बैठा था, वो बस के बाहर देखता है, जहां तक उसकी नजर जा रही है वो वहां तक हरियाली ही हरियाली देखने के लिए मिलती। वो देखता कोई खेत में काम कर रहा है, बच्चे नदियों में नहा रहे हैं। ये सब दृश्य देखकर उसे अपने बचपन की याद आती है। वो अपने उन दिनों को सोचने लग जाता है जब वो छोटा सा था और अपने पापा को परेशान किया करता था। कभी उसके पापा उसके लिए घोड़ा बन जाते तो कभी उसके पापा उसे अपने साथ ले जाते। वो छोटी छोटी यादें, जिन यादों से बचपन को खूबसूरत बनाया जाता है, सुधीर यही यादें सोचता रहता है और बस चलती रहती है। और थोड़ी देर में आवाज आती है, चलो भाई उतरो, मुजफ्फरनगर आने वाला है, मुजफ्फरनगर आने वाले लोग गेट पे आ जाओ। सुधीर अपने गांव में उतर जाता है और अपना सामान भी उतार लेता है। उतरने के साथ ही वो अपने दोस्त को फोन लगाता है और पूछता है कि भाई कहाँ है तू। उसका दोस्त कहता है, इधर ही बस स्टॉप पर तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तू कहाँ है। सुधीर कहता है, मैं तो उतर गया हूँ और तू तो मुझे कहीं से कहीं तक नजर भी नहीं आ रहा है। उसका दोस्त कहता है, अच्छा भाई तू उतर गया क्या, चलो आते हैं, रास्ते में बस 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। सुधीर उसके दोस्त का इंतजार करता है और सोचता है कि ये आता है तब तक चाय पी लेता हूँ। सुधीर पहले सामान को साइड में रख देता है और पास वाली चाय की टपरी पर चाय पीने लगता है और देखता है कि उसका दोस्त अभी तक आया नहीं है। गुस्से में फोन निकालता है और पीछे से आवाज आती है, अरे सुधीर हो क्या। सुधीर पीछे घूमता है और अपना जूता निकालता है और कहता है, नहीं सुधीर के पापा है साले, कितनी देर लगा दी आने में। और दोनों की मस्ती खत्म होती है। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और उसके बाद आधा सामान सुधीर लेता है और आधा सामान उसका दोस्त उठा लेता है। बातें करते करते दोनों सुधीर के घर पहुंच जाते हैं। सुधीर जैसे ही अपने घर के गेट पर पहुंचता है, उसकी माँ उसे देखकर खुश हो जाती है और उसके पास आके कहती है, कितना दुबला हो गया है मेरा बेटा। इतनी देर में उसका दोस्त बोलता है, कहाँ दुबला, ये तो बड़ा मोटा तगड़ा होकर आया है। सुधीर की माँ कहती है, नजर मत लगा हमारे बेटे को, तू चल बेटा मुंह हाथ धुले, मैं सामान रख देती हूँ। सुधीर की माँ और उसका दोस्त दोनों बैग लेकर अंदर जाते हैं और रख देते हैं।
इधर सुधीर अपने हाथ पैर धोकर मस्त बैठ जाता है। सुधीर की माँ कहती है, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ, तब तक बैठो बातें करो। सुधीर इतनी देर में पूछता है कि क्यों माँ, पापा नहीं दिख रहे, कहाँ गए वो? उसकी माँ जवाब देती है कि कहीं नहीं बेटा, वो ऑफिस में आजकल काम बढ़ गया है ना, तो संडे भी जाने लग गए हैं। सुधीर कहता है, ठीक है माँ, कोई नहीं, आते होंगे। उसकी माँ कहती है, इसलिए तो चाय चढ़ा दी है मैंने। सुधीर उसके दोस्त से बातें करता है, और भाई तू बता, घर में सब कैसे हैं तेरे? सुधीर का दोस्त कहता है कि अभी तो सब बढ़िया है घर पर, माँ की तबीयत भी ठीक है। सुधीर कहता है, माँ की तबीयत से याद आया, देखिए दवाइयाँ लाया हूँ मैं, हमारी कंपनी ने बनाई है और अच्छे रिजल्ट हैं, मैंने काफ़ी सेल भी की है। उसका दोस्त कहता है, भाई ठीक है, मैं अभी जाऊँगा तो ले जाऊँगा, रख दे यहाँ। दोनों बातें करते हैं, इतने में सुधीर के पापा आ जाते हैं और वो कहते हैं, अरे बेटा तुम कब आ गए? सुधीर अपने पापा के पैर छूकर कहता है, बस अभी थोड़ी देर पहले। चलो अच्छी बात है, आजकल काम थोड़ा ज्यादा रहता है क्या? सुधीर कहता है, हाँ काम थोड़ा ज्यादा रहता है। सुधीर की मां अंदर चाय लेकर आती है और कहती है कि बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें, क्या बात हो गई है? सुधीर कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, वहां के किस्से सुना रहा था, उसी पर हंस रहे थे। सुधीर की मां कहती है, और कैसा लगता है वहां पर? सुधीर कहता है कि पहले थोड़ी दिक्कत हुई थी, बाद में आदत हो गई, और जब भी ऐसा लगता है तो मैं आप लोगों को या फिर इसको फोन लगा लेता हूँ। इसके ही जैसा वहां एक दोस्त और मिल गया है मुझे, जो कि मेरे साथ में ही काम करता है, हम दोनों घुमा करते हैं साथ में। सुधीर के पापा कहते हैं, अच्छी बात है ये तो, अच्छी बात है ये तो, साथ मिल गया वहां भी। सुधीर कहता है कि अभी वो भी अपने गांव चला गया और मैं भी आ गया हूँ, छुट्टियां खत्म होंगी तब निकलेंगे हम वापस। सुधीर का दोस्त कहता है, अच्छा भाई मैं चलता हूँ, मेरे को काम है, कल या फिर शाम में मिलते हैं। सुधीर कहता है, ठीक है भाई मिलते हैं, आता हूं घर तरफ माँ के हालचाल लेने। और इतना सुनकर उसका दोस्त निकल जाता है। लेकिन दोस्तों आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि अभी इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आने बाकी है, क्योंकि ट्विस्ट के बिना मजा कहाँ है। अभी सुधीर के साथ बैठे उसके माता पिता के मन में एक बात है जो कि उन्हें सुधीर से करनी है, और उस बात को सुधीर मानेगा या नहीं मानेगा वो पता लगेगा हमें। तब तक के लिए आप सुनते रहिए सुल्तानगढ़। सुधीर अपने घर पर पहुंच चुका है, अपने मम्मी पापा के साथ रह रहा है और बड़े दिनों बाद मिला है, इसलिए कई सारी बातें भी हो रही हैं। लेकिन अब तक सुधीर के पापा या उसकी माँ ने शादी की बात उससे नहीं करी है। क्या वजह हो सकती है इसकी? सुधीर के पिताजी ने सोचा है कि अभी लड़का आया है, बहुत दिनों में आया है, तो पहले उसकी बात जान लेते हैं, जब ऐसा लगेगा कि इसको शादी की जरूरत है तो कर देंगे। अब सुधीर उसकी माँ और पिता के साथ बातें कर रहा है। सुधीर की माँ सुधीर से पूछती है कि बेटा क्या खाएगा आज? वो ही बना दूंगी। सुधीर कहता है, कुछ भी बना लो माँ, मैं तो सब खा लूंगा। सुधीर कहता है कि माँ बड़े दिनों से चिकन नहीं खाया। इतनी देर में सुधीर के पापा उसकी माँ से कहते हैं कि मैं बताने वाला था, वो मेरे बैग में चिकन है, मैं भी आते वक्त लेकर आया हूँ। सुधीर की माँ कहती है कि क्या आप भी पहले बता देते तो अभी तक तो बना भी देती मैं। सुधीर के पिताजी कहते हैं, भूल गया भाग्यवान, भूल गया, माफ करो और खाना बना लो। सुधीर की माँ कहती है, हाँ जा रही हूँ, बना रही हूँ, बस तुम करो बातें, दोनों बाप बेटे। इतनी देर में सुधीर कहता है कि मैं भी जाता हूँ, अब थोड़ा बाहर घुमाता हूँ, गाँव में क्या चल रहा है देख लेता हूँ, गाँव के हालचाल भी जान लेता हूँ, और वो दोस्त की मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है तो उनकी भी खबर ले आता हूँ, थोड़ा निकल जाता हूँ। सुधीर के पापा उससे कहते हैं, ठीक है घूम फिर आओ, फिर खाना खाएंगे। सुधीर कहता है हाँ, और सुधीर के पापा अंदर चले जाते हैं और सुधीर मुंह हाथ धोकर गाँव की तरफ निकल जाता है। वो अपने घर से सीधे दोस्त के घर जाता है। रास्ते में उसे कई सारे लोग मिलते हैं, सबसे बातें करते करते, और जो उसके काम के बारे में पूछते हैं उन्हें अपने काम के बारे में बताते बताते आगे बढ़ता जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है। वहां जाकर वो अपने दोस्त को पूछता है कि माँ कहाँ है? उसका दोस्त कहता है, अंदर आराम कर रही है। सुधीर अंदर जाता है और पूछता है, अब कैसी हैं आप? उसके दोस्त की माँ जवाब देती है कि अब ठीक हूं बेटा, तुम बताओ कैसे हो, कामकाज कैसा चल रहा है? सुधीर बताता है कि मैं तो बढ़िया हूँ और काम भी आपके आशीर्वाद से बढ़िया ही चल रहा है। और बहुत देर बात करने के बाद सुधीर बाहर आता है। चाय पीकर अपने दोस्त को कहता है कि चल थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। उसका दोस्त कहता है कि हाँ चलते हैं, मैं माँ को बता के आता हूँ। सुधीर का दोस्त भाग के अंदर जाता है और माँ से कहता है कि माँ मैं आता हूँ थोड़ी देर, सुधीर के साथ जा रहा हूँ, और बाहर आ जाता है। सुधीर और वो दोनों नदी के किनारे निकल जाते हैं। सुधीर जैसे ही नदी के किनारे जाता है उसे वो वकालत पढ़ने वाली लड़की मिलती है जो पंचायत में दिखी थी। सुधीर उससे कहता है कि अभी तक वकील बनी नहीं हो या अभी भी बेचारे प्राणियों को परेशान कर रही हो? तो लड़की पीछे मुड़कर देखती है और कहती है,
अरे पागल, तुम कहाँ थे इतने दिनों से, दिखे नहीं। सुधीर कहता है मैंने गांव छोड़ दिया है। लड़की पूछती है पर क्यों, क्या करते हो? सुधीर उसे बताता है कि मैं एक मार्केटिंग कंपनी में हूं और दवाइयों की मार्केटिंग करता हूं। लड़की कहती है अच्छी बात है, और दोनों को बात करते सुधीर के पापा देख लेते हैं। बाकी वो देखकर सिर्फ निकल जाते हैं। थोड़ी देर वो दोनों भी बातें करते हैं और फिर वो लड़की चली जाती है। उसके जाने के बाद सुधीर का दोस्त उससे पूछता है कि भाई तेरी और इसकी कब बात होने लगी, वो भी इतनी अच्छी? सुधीर कहता है अरे कुछ नहीं, एक दिन ये बैठी हुई थी, मैं भी आया था तो ये दिख गई और बस उसी दिन यहीं पर बात हुई थी। उसका दोस्त कहता है तूने बताया नहीं। सुधीर कहता है कि अरे भाई बताने जैसा कुछ था भी नहीं, बस नॉर्मली बात हुई थी। चला भाई बैठते हैं। सुधीर उसके दोस्त को कहता है भाई चल तू भी मेरे साथ, वहीं जॉब करना मेरे साथ और रहना भी। उसका दोस्त कहता है मन तो मेरा भी है पर नहीं जा सकता, तुझे पता है ना मेरी माँ की हालत कैसी है, पिताजी के बाद वो अकेली हो गई और बस एक मैं ही सहारा हूँ। और अभी जब उन्हें डॉक्टर के पास ले गया था तो डॉक्टर ने उन्हें कैंसर बताया है और कहा है कि बस कुछ दिन सेवा कर लो। सुधीर कहता है तूने ये बात मुझे बताई नहीं। उसका दोस्त जवाब देता है क्या बताता यार, खुद ही बड़ा परेशान रहता हूं और तुझे कहां परेशान करता। सुधीर कहता है अबे इसमें परेशानी वाली बात कहां से आ गई, दोस्त नहीं भाई है तू मेरा, और अभी जब तक मां ठीक नहीं हो जाती मैं यही हूं तेरे पास। सुधीर का दोस्त कहता है कि ऐसा नहीं है भाई, तूने बोल दिया यही काफी है मेरे लिए। अब जब भी मुझे मदद लगेगी मैं तुझे जरूर बता दूंगा, लेकिन तू मेरी वजह से अपने काम को खोटी मत कर। सुधीर कहता है पर फिर भी तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। सुधीर का दोस्त भावुक हो जाता है और कहता है भाई मैं खुद टूट गया हूं, ऊपर वाले ने मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख दर्द पीड़ा ही दी है। मेरी किस्मत ही मुझे ऐसी दी है जिसके सहारे मुझे जीना है, क्योंकि अब तक के जीवन में भगवान ने सिर्फ मुझसे छीना है, दिया कुछ नहीं है। मेरे पास जितना है बस छीने ही जा रहा है, छीने ही जा रहा है। और अब एक माँ है जिसे मैं अपना सब कुछ मान के बैठा हूं, तो ऊपर वाला उसे भी मुझसे छीन रहा है। और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुधीर उसे चुप करवाता है और कहता है कि भाई सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर, हम है ना तेरे साथ। सुधीर का दोस्त रोते हुए कहता है हाँ नहीं तो क्या यार, पहले मेरी छोटी बहन गई, फिर मेरे पापा गए, और उसके बाद अब भी भगवान पता नहीं क्या चाहता है। सुधीर कहता है चिंता मत कर, माँ ठीक हो जाएगी जल्दी। सुधीर उसे समझाता है कि ये जिंदगी है, उतार चढ़ाव आते हैं। मैं मानता हूं कि ये सब बातें कहना आसान है, लेकिन इन बातों में रहकर गुजरना मुश्किल। लेकिन देख भाई तुझे खुद यहां से निकलना पड़ेगा। बहुत देर तक सुधीर उसे समझाता है और आखिरी में हालात थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं तो सुधीर उसके दोस्त को गौरी के बारे में बताता है। सुधीर उससे कहता है कि तुझे याद है जब मैंने तुझे कॉल किया था और बताया था एक लड़की के बारे में? उसका दोस्त कहता है हाँ वही कोठे वाली। सुधीर कहता है हाँ हाँ वही। इतनी देर में उसका दोस्त कहता है कि क्या बात है भाई, बड़ा खुश हो रहा है उसकी फोटो देखकर, कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना उससे, क्योंकि वो सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज है, दिल लगाने की नहीं। सुधीर कहता है नहीं यार, वो जगह बदनाम है इसका मतलब ये तो नहीं कि वहां हर एक इंसान हैवान है और वो दिल की अच्छी है। उसका दोस्त कहता है माना वो दिल की अच्छी है, लेकिन वो शरीर से बुरी है और समाज नहीं चाहता ऐसी लड़कियों। सुधीर समझ तू बात को, जरूर उसने तेरे ऊपर कुछ ना कुछ जादू किया है। कितनी बार गया कोठे पर? सुधीर कहता है याद तो नहीं है। सुधीर का दोस्त कहता है कि तेरे जैसे वहां दिन में ना 56 आते होंगे और 56 जाते होंगे, तू बात को समझ मेरे भाई। सुधीर कहता है मैं समझ रहा हूं, तू भी समझने की कोशिश कर। सुधीर का दोस्त कहता है अच्छा चल मैं समझ रहा हूं, और अगर वो इतनी ही अच्छी है तो तू ही बता वो रोज कितनों के साथ सोती होगी, और ऐसे लोगों की गंदगी को तो अपने घर लाएगा। अरे अगर कल जाते उसे बच्चा भी हो गया तो ये हम बता नहीं सकते कि वो तेरा है या किसी और का पाप है। बातों को समझ, ऐसे उल्टी सीधी बातें मत कर। और चल अब मैं जा रहा हूं घर, माँ अकेली है, बाद में मिलते हैं। सुधीर भी अपने घर आ जाता है। उसके पापा और मम्मी उसे खाना खाने बिठा लेते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा अब तो तुम कमाने लग गए हो, अच्छे से जी रहे हो, अब हम लोग मतलब तुम्हारी माँ और मैंने सोचा है कि हमें एक सुंदर सुशील बहू मिल जाए तो अच्छा रहेगा। सुधीर कहता है सीधा सीधा बताइए ना बात क्या है। सुधीर के पापा उससे कहते हैं कि बेटा हम चाहते हैं कि अब तुम शादी कर लो और अपने 2 हाथों को 4 हाथ कर लो। सुधीर कुछ जवाब नहीं देता। उसकी मां पूछती है कि बात क्या है बेटा, नहीं करनी तो रहने दो, लेकिन तुम्हारी भी खुशी इसमें ही है और अब तो उम्र भी हो रही है। सुधीर कहता है मैं सुबह बताता हूं। सुधीर का जवाब क्या होगा ये जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुल्तानगढ़